guys. So hope so that these videos are very useful for you for cracking your reading task in IELTS. So as before that I have told you in the reading module like heading matching and the other parts of reading. So same as that, if you ask to the student that what kind of difficult part of more of reading, so they always respond about true, false and not given. Why true, false and not given is very difficult, why students cannot appear them, and why they are taking a lot of obstacles with them. So today I'm going to tell you in Hindi to English about all the things in true false, because many students are there, those are waiting of Hindi explanation. So for those also it will be very convenient. So look at that. Actually, true false not given, yes no not given is the same thing. Why is the same thing? If in the instruction that is given true false not given, तो आप अपना आंसर true false not given ही लिखेंगे. अनफॉर्चुनेटली अगर आपने ट्रू फॉल्स की जगह पर येस नो कर दिया तो आपके सारे करेक्ट आंसर कट कर दिए जाएंगे. ओनली नॉट गिवन वाला आंसर सही रहेगा क्योंकि वो नॉट गिवन दोनों में सिमिलर है. अगर आपके इंस्ट्रक्शन में येस नो लिखा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली या मिसअंडरस्टैंडिंग वाइज आपने ट्रू फॉल्स लिख दिया है, तब भी आपके किए गए क्वेश्चन सारे रॉन्ग हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड आउट इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले हमें जाना है और इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है. दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. आफ्टर दैट हमारे पास स्टेटमेंट है. ट्रू फॉल्स को करने का सिर्फ बोर्ड की साइड आपको नहीं देखना है, आपको वो चीजें समझनी है जो मैं आपको बता रही हूं. आपके पास 5 क्वेश्चंस है ट्रू फॉल्स के. 5 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या लाइक स्टूपिडिटी ही होती है, वो जो स्टूडेंट्स कर देते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया, देन दे गो टू द पैसेज फॉर फाइंडिंग आंसर. Unfortunately, they are not able to find answer, so they will come to the second question, then they will read the second statement, they will underline the main statement, main words, and then after they go to the passage. This is completely wastage of time. We do not have enough time to find only 5 true false. Like if we are just waiting 15 minutes or 10 minutes only on 5 questions, so we cannot crack our 40 question within 60 minutes. So that is why हम लोगों के पास जो सबसे इजी स्ट्रेटेजी है वो क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के. उन 5 क्वेश्चंस में उन 5 मेन स्टेटमेंट्स को हमने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है, स्कैन करना है. उसके बाद जो मेन हमारा जो लाइक क्वेश्चन का मीनिंग होगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी, उसको माइंड में कैचअप करना है कि इस क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट की आखिर ट्रांसलेशन क्या निकल रही है. इस ट्रांसलेशन के थ्रू स्पीकर और जो राइटर है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो हमने उसको समझ के इसके मेन की वर्ड अंडरलाइन कर लिए. देन यू डोंट गो टू द पैसेज. आपने अब आप आंसर को ढूंढने नहीं जाना है. अब आप आएंगे सेकंड स्टेटमेंट पर. आपने सेकंड वाले को भी अच्छे से रीड आउट किया, स्कैन किया, अंडरलाइन कर लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. देन कम टू द थर्ड, कम टू द फोर्थ, कम टू द फिफ्थ. 5 स्टेटमेंट्स को एक साथ अंडरलाइन करना है, एक साथ उनके कीवर्ड्स को अच्छे से स्कैन करना है. इसका क्या फायदा है? What is the benefit behind this strategy? The benefit is this, like if you are finding the first question in the passage, maybe you are not able to find the main keywords or main statements. So while finding the first one, maybe आपको second वाले के keywords मिल जाए. आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन किए होंगे तो आपके माइंड में, ह्यूमन माइंड में इतनी कैपेसिटी तो होती है कि उसके कीवर्ड थोड़े बहुत आपके माइंड में घूम रहे होंगे. तो मे भी आप जो फर्स्ट वाला ढूंढ रहे हो उसकी टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको फर्स्ट मिला तो नहीं, फर्स्ट को ढूंढते ढूंढते आपको सेकंड जरूर मिल सकता है और क्या पता आपको वो वहीं पे मिल जाए. पर अगर आपने वो कीवर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे तभी आप सेकंड वाले को उसी टाइम के अंदर ढूंढ सकते हो. तो इससे हमारा सेकंड वाला आंसर भी मिल जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. अब हम चलते हैं कि बच्चे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में क्यों कंफ्यूज हैं. एक्चुअली स्टेटमेंट है हमारा, मार्टिन यूज्ड टू अटेंड कॉलेज व्हेन हिज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. तो मार्टिन के ऊपर तो पूरे पैसेज में मार्टिन की बात हुई है, सो देयर इज नो नीड टू अंडरलाइन द मार्टिन. यूज्ड टू अटेंड कॉलेज, हिज मदर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. मैंने इसके अंडरलाइन कर लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और मैंने इसकी ट्रांसलेशन निकाली है कि मार्टिन जो था वो अपना कॉलेज अटेंड करता था जब उसकी मदर शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. अब हम चलते हैं पैसेज की साइड. हम पैसेज की साइड गए,
अगर आप सोचते हो कि पैसेज में आपको कीवर्ड वाइज आंसर मिल जाएगा, जहां कीवर्ड मिलेंगे वहां आंसर होगा, तो दैट इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली हमें पैसेज में कैसे कंफ्यूज किया जाता है, हमारे स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके 4 to 5 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। स्टेटमेंट यही होगा, बट इसको रीफ्रेज करके 5 to 6 लाइंस के अंदर तोड़कर रीफ्रेज करके उन्होंने दे दिया है। और उस पूरे स्टोरी को जब पूरे 3 से 4 लाइन के समअप को हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसका मीनिंग समझ में आ गया है तो हमें क्लियर हो गया है कि हाँ, मार्टिन यूज्ड टू अटेंड कॉलेज व्हेन हर मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब उन्होंने रिफ्रेज क्वेश्चन कैसे किया होगा, मार्टिन इज 28 years old boy and he is a single parent boy। एंड उसके बाद क्या है, मार्टिन की बायोग्राफी, उसका सब कुछ दे दिया है, वो कहाँ रहता है और अबाउट दैट मार्टिन है कौन, उसका मेन मोटिव क्या है। उसके बाद बोला गया है कि हिज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उसके बाद उसकी मदर को कैंसर भी था, डायबिटीज भी था, ऐसा कुछ बोल दिया है। उसके बाद दूसरी तीसरी लाइन में जाकर बोला गया है कि ही स्टार्टेड हिज कॉलेज इन दैट क्रिटिकल टाइम। लाइक उसने बोला है कि ही स्टार्टेड हिज कॉलेज इन दैट क्रिटिकल टाइम। हाँ, उसने अपना कॉलेज अटेंड किया है, स्टार्टेड किया है उस क्रिटिकल टाइम में भी, जब उसकी मम्मा सफरिंग फ्रॉम कैंसर थी, तब भी उसने जो है उस कॉलेज को अटेंड किया है। तो अटेंड की जगह पर जरूरी नहीं है कि वो अटेंड वर्ड ही दें, वो टेक क्लासेस या कुछ भी उसका सिनोनिम दे सकते हैं। पर जो 4 to 5 लाइंस का समअप जो हम निकाल रहे हैं, उससे क्लियर है कि हाँ, मार्टिन तब कॉलेज जाया करता था जब उसकी मम्मा कैंसर से सफर कर रही थी। तो यानी कि हमें कभी भी लाइन टू लाइन, कीवर्ड टू कीवर्ड आंसर नहीं मिलता है। 4 to 5 लाइन में उसको रीफ्रेज कर दिया जाता है, बट जब उसकी रीफ्रेजिंग का समअप निकालते हैं तो स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सिमिलर मैच बैठता है। सो दैट इट मीन्स ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहीं पे इस स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे करते हैं, हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं, आई हैव टोल्ड यू, अब वहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, जहां पैसेज में जहां आंसर हमें मिला है, आंसर में लिखा हुआ है कि मार्टिन यूज टू अटेंड की जगह पर उन्होंने बोल दिया लीव कॉलेज, या यूज टू नहीं लिखा, उन्होंने बोल दिया कि मार्टिन लेफ्ट कॉलेज व्हेन हिज मदर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मार्टिन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था, जब उसकी मम्मा कैंसर से सफर कर रही थी। तो यानी कि जो ऑब्स्टेकल थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो मार्टिन था, उसने अपने कॉलेज को उसे छोड़ना पड़ा। तो जो अटेंड हमारा मेन कीवर्ड है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट दे दिया उन्होंने। और अगर उसकी मम्मा का ये दिया हुआ है कि सफरिंग फ्रॉम कैंसर की जगह पर उसके मदर के बारे में बताया है कि व्हेन शी वाज लाइक गेटिंग आउट फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे सफरिंग लिखा हुआ है, सफरिंग की जगह पर गेटिंग आउट कर दिया है कि वो ठीक हो रही थी, या फिर अटेंड की जगह पर लेफ्ट कर दिया है। स्टेटमेंट वही है, बट उसका जो पूरा का पूरा मीन है वो चेंज हो गया है। सो दैट इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, और कॉन्ट्राडिक्ट की वजह से, उसके अपोजिट वर्ड्स की वजह से ये फॉल्स हो गया है। अब अगर हम नॉट गिवन की बात करते हैं, तो लाइक आई डोंट नो व्हाई, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 99% स्टेटमेंट गिवन ही नहीं होगा तो उसको नॉट गिवन बोला जाता है। नहीं, अगर ऐसा हो तो सब लोग ही फिर तो नॉट गिवन ढूंढ ले। फिर बच्चे नॉट गिवन और फॉल्स में इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा तो होता ही नहीं है। एक्चुअली हमारा नॉट गिवन कब होता है, 99% स्टेटमेंट विल बी गिवन बट 1% स्टेटमेंट विल नॉट बी गिवन, सो दैट इट इज कॉल्ड नॉट गिवन। व्हाई? 99% स्टेटमेंट पूरा दिया होगा, पर हर स्टेटमेंट का एक मेन कीवर्ड होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्टेटमेंट डिपेंड है। अब वो उस स्टेटमेंट का वही कीवर्ड अगर मिसिंग होगा, वो 1% अगर मिसिंग है, सो इट मीन्स कि वो हमारा स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है, और वो हमारा स्टेटमेंट है अटेंड कॉलेज और मदर सफरिंग कैंसर। सच एज उन्होंने स्टेटमेंट की बात की है, मार्टिन की, उसकी मम्मी की, उसके डिसीज की, सबकी बात हुई है, पर पूरे पैसेज में मार्टिन के कॉलेज की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। ना कॉलेज को अटेंड करने, ना कॉलेज को लीव करने की। तो कॉलेज अटेंड और लीव करने की कोई बात नहीं की गई है। इट मीन्स वो क्या है, 1% मिसिंग है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड नॉट गिवन। और कॉलेज की भी बात हुई है, मार्टिन की भी बात हुई है, बायोग्राफी की भी बात हुई है, उसके लीव अटेंड सब करने की बात हुई है, पर कहीं भी उसकी मम्मी और उसके डिसीज के बारे में बात नहीं की गई है। तो इट मीन्स जो हमारे दो मेन स्टेटमेंट ही हैं इसमें, दो दोनों स्टेटमेंट जुड़कर जो सेंटेंस बन रहा है,
तो उसके सफरिंग फ्रॉम कैंसर या डिसीज किसी की कोई बात नहीं है, उसकी मदर की बस बायोग्राफी बताई गई है, तो भी ये क्या होगा, नॉट गिवन होगा। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 99% स्टेटमेंट दी होती है, बट जो 1% मेन फाउंडेशन होती है, पिलर ऑफ द सेंटेंस, इफ दैट इज मिस्ड सो इट इज कॉल्ड नॉट गिवन। तो आप इसलिए फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। फॉल्स में स्टेटमेंट का कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट दिया होता है, और नॉट गिवन में वो जो एक मेन पोर्शन होता है वो मिसिंग होता है, तो वो नॉट गिवन हो जाता है। ये होती है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की स्ट्रेटेजीज। इन्हें एक बार फॉलो करके देखिए, अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो दैट विल बी वेरी गुड। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में मुझे प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ यू आर गेटिंग इंप्रूवमेंट और नॉट। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द न्यू स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बताने को मैं भी बता सकती हूँ, बट सब कुछ मिक्सचर हो जाएगा। दैट इज वाई पहला स्टेप आप ये फॉलो कीजिए। अगर इसमें आपको इंप्रूवमेंट मिले इट विल बी बेटर, अगर नहीं मिलता है तो देन वी विल गो फॉरवर्ड। So that was the video of true, false and not given, and just wait for my next video that will be also related to reading, and that will be related to the summary fill-ups, and then I'll make you elaborate that how can we improve and how can we achieve marks in summary fill-ups. Thank you so much.